हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आए हूं वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट है बीकॉम प्रोग्राम कोर्स के, उन सभी के पास एक सब्जेक्ट रहेगा एंटरप्रेन्योरशिप एंड न्यू वेंचर प्लानिंग। तो मैं आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूं वीडियो, जिसमें मैं आज आपको बताने वाला हूं कि अब से आपको जो आपका ये सब्जेक्ट है इसकी सारी यूनिट की वीडियोस मिलने वाली है, जिसके अंदर मैं आपको पांचों की पांचों यूनिट जो आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस में दी गई हैं, जो कंटेंट, वो सारी चीजें आपको बहुत ही डिटेल में कवर करवाने वाला हूं अपने खुद के नोट्स में से। तो बिना देर किए शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और कंटेंट के लिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ जिनके पास भी ये सब्जेक्ट है, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। देखिए दोस्तों, आज है हमारे पास यूनिट नंबर 4 की वीडियो का पार्ट नंबर 2, जिसके अंदर हमें ये यूनिट नंबर 4 आपकी स्टार्ट करनी है। यूनिट का नाम है आपका मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज। इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें देखनी है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो इसके अंदर आपके जो सिलेबस में दिया गया है वो आपको कंसेप्ट करने हैं। रिसोर्स मोबिलाइजेशन फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, प्रोसेस ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन, arrangement of fund, writing a fund proposal, traditional sources of financing, venture capital, angel investor और business income incubators। इन चीजों के बारे में आपको पढ़ना है। इनके अलावा आपको और कुछ भी एक्स्ट्रा चीज इसमें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले रिसोर्स मोबिलाइजेशन होता क्या है। तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, एक्वायरिंग एंड यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज सच एज फंड, मटेरियल एंड ह्यूमन कैपिटल टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल और ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले रिसोर्सेज के अंदर आपकी तीन चीजें आती हैं इसमें, फंड, मटेरियल एंड ह्यूमन कैपिटल। रिसोर्स मोबिलाइजेशन का मतलब क्या है, ये आपका एक प्रोसेस है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं, एक्वायर करते हैं और यूटिलाइज करते हैं इन तीनों रिसोर्सेज को, जिससे हम कोई स्पेसिफिक गोल या ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। तो उसे कहा जाता है आपका रिसोर्स मोबिलाइजेशन। दिस कैन इन्वॉल्व फंड रेजिंग, सिक्योरिंग ग्रांट और डोनेशन, लिवरेजिंग पार्टनरशिप एंड इफेक्टिवली मैनेजिंग रिसोर्सेज टू मैक्सिमाइज इम्पैक्ट। इसके अंदर क्या क्या आता है, फंड रेजिंग आता है आपका, सिक्योरिंग ग्रांट्स एंड डोनेशन आता है, लिवरेजिंग पार्टनरशिप एंड इफेक्टिवली मैनेजिंग दीज रिसोर्सेज टू मैक्सिमाइज द इम्पैक्ट, की जिससे हमें इन सब का यूज करके ज्यादा से ज्यादा इम्पैक्ट, वो मतलब रिजल्ट मिल सके, तो वो कहलाता है आपका रिसोर्स मोबिलाइजेशन। इफेक्टिव रिसोर्स मोबिलाइजेशन इज एसेंशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोजेक्ट सस्टेन देयर ऑपरेशन एंड अचीव लॉन्ग टर्म सक्सेस। इफेक्टिव रिसोर्स मोबिलाइजेशन क्यों जरूरी है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सके, अपने प्रोजेक्ट को सस्टेन कर सके और अपने ऑपरेशंस को सस्टेन कर सके और एक लॉन्ग टर्म सक्सेस को अचीव कर सके। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं, तो रिसोर्सेज के अंदर पहला रिसोर्स होता है आपका फाइनेंशियल रिसोर्स। दिस इंक्लूड फंड, ग्रांट, डोनेशन एंड अदर फॉर्म ऑफ मॉनेटरी सपोर्ट दैट कैन बी यूज्ड टू फाइनेंस ऑपरेशन, प्रोग्राम एंड इनिशिएटिव। फाइनेंशियल रिसोर्स के अंदर आपकी फंड्स आते हैं, ग्रांट्स आती हैं, डोनेशन आती है, या कोई अदर फॉर्म में मॉनेटरी अगर कोई बेनिफिट मिल रहा है, मॉनेटरी सपोर्ट मिल रहा है, तो वो आता है आपका फाइनेंशियल रिसोर्सेज के अंदर, जिससे जो एंटिटी होती है वो अपने फाइनेंस ऑपरेशंस फाइनेंस करती है अपने ऑपरेशंस को, प्रोग्राम को और इनिशिएटिव्स को। नेक्स्ट आता है ह्यूमन रिसोर्स। तो दिस रेफर्स टू द पीपल इन्वॉल्वड इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग स्टाफ, वॉलंटियर, बोर्ड मेंबर, अदर स्टेक होल्डर हु कंट्रीब्यूट देयर टाइम एंड स्किल एंड एक्सपर्टीज। ह्यूमन रिसोर्स के अंदर कौन आता है, वो सभी लोग जो इन्वॉल्व होते हैं किस चीज में, ऑर्गेनाइजेशन और प्रोजेक्ट में, जिसके अंदर आपका स्टाफ आ जाता है, वॉलंटियर्स आ जाते हैं, बोर्ड मेंबर्स आ जाते हैं, स्टॉक होल्डर आ जाते हैं, जो अपना टाइम, स्किल्स और एक्सपर्टीज कंट्रीब्यूट करते हैं किस चीज में, ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए, तो वो आते हैं आपके ह्यूमन रिसोर्सेज में। फिर आता है आपका मटेरियल रिसोर्स। तो दिस इंक्लूड फिजिकल एसेट्स सच एज इक्विपमेंट, सप्लाईज, फैसिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। मटेरियल रिसोर्सेज में आपके क्या क्या आ जाते हैं, जो भी फिजिकल एसेट होते हैं, आपका कोई इक्विपमेंट हो गया, सप्लाई हो गई, फैसिलिटीज हो गई कोई, या इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, दैट नीड टू कैरी आउट एक्टिविटी एंड डिलीवर सर्विसेज, जिनका यूज किस लिए करा जाता है, एक्टिविटीज को कैरी आउट करने के लिए या सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के लिए। नेक्स्ट होता है आपका नॉलेज रिसोर्स। तो दिस इंक्लूड इंफॉर्मेशन, डेटा, रिसर्च, फाइंडिंग, बेस्ट प्रैक्टिस एंड एक्सपर्टीज दैट कैन बी यूज्ड टू इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, इंप्रूव प्रोग्राम डिजाइन एंड इनहांस इम्पैक्ट। इसके अंदर आपकी क्या क्या आता है, इंफॉर्मेशन, डेटा, रिसर्च फाइंडिंग, प्रैक्टिस और एक्सपर्टीज, जिसका यूज आप क्या करते हैं, एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए, मतलब एक बेटर डिसीजन लेने के लिए जिसका यूज करते हैं, प्रोग्राम डिजाइन करने के लिए यूज करते हैं, और जिससे आपका रिजल्ट एनहांस हो जाता है, तो वो आते हैं आपके नॉलेज रिसोर्सेज में।
फिर होता है आपका सोशल रिसोर्सेज, तो दिस refers to the relationship, network, partnership and collaboration with other organization, institution and individual that can provide support, access to resource and opportunity for collaboration। सोशल रिसोर्सेज के अंदर आपकी जो रिलेशनशिप्स है, नेटवर्क्स है, पार्टनरशिप है और कोलैबोरेशन है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, दूसरे इंस्टीट्यूशंस के साथ या इंडिविजुअल्स के साथ, जो कि आपको सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं, एक्सेस प्रोवाइड करवाते हैं अपने रिसोर्सेज की और अपॉर्चुनिटी देते हैं कोलैबोरेशन की, वो सारे आते हैं आपके सोशल रिसोर्सेज के अंदर। लास्ट होता है आपका टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स, तो दिस इंक्लूड टूल, टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म दैट कैन बी यूज्ड टू एनहांस एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड रीच इन रिसोर्स मोबिलाइजेशन एफर्ट। इसके अंदर आपका क्या क्या आ जाता है, टूल्स आ जाते हैं, टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं, सॉफ्टवेयर आ जाते हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म आ जाते हैं, जिनका यूज आप क्या कर सकते हैं, किस लिए, अपनी एफिशिएंसी को, अपनी इफेक्टिवनेस को और अपने रीच को इनहांस करने के लिए, तो वो कहलाते हैं आपके टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज। ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका प्रोसेस ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन, रिसोर्सेज को मोबिलाइज किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड, तो क्लियरली आइडेंटिफाई द रिसोर्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोजेक्ट और एक्टिविटी। सबसे पहले हमें ये फाइंड करना होता है कि किसी एक्टिविटी जो हमें परफॉर्म करनी है उसके लिए किन किन रिसोर्सेज की जरूरत पड़ने वाली है। दिस इंक्लूड फाइनेंशियल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, मटेरियल, टेक्नोलॉजी एंड एनी अदर रिलेवेंट एसेट। जो भी टाइप के रिसोर्स हमें चाहिए वो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट होता है फिर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, तो डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान आउटलाइनिंग हाउ द ऑर्गेनाइजेशन विल मोबिलाइज द नीडेड रिसोर्सेज। इसके अंदर क्या होता है, आपको डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान डेवलप करना होता है जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि ऑर्गेनाइजेशन ये डिसाइड करती है कि वो किस तरीके से रिसोर्सेज को मोबिलाइज करेगी। दिस इन्वॉल्व सेटिंग स्पेसिफिक गोल, टाइमलीनेस एंड बजट। इसके अंदर क्या करा जाता है, गोल सेट करे जाते हैं, टाइमलीनेस सेट करी जाती है और बजट सेट करा जाता है। फिर आता है रिस्क असेसमेंट, तो इवेल्युएट पोटेंशियल चैलेंज एंड रिस्क एसोसिएटेड विद रिसोर्स मोबिलाइजेशन। फिर आप ऑर्गेनाइजेशन को ये इवेल्युएट करना होता है कि जो ये रिसोर्स मोबिलाइजेशन होने जा रहा है इसमें क्या क्या पोटेंशियल चैलेंजेस हो सकते हैं, क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व हो सकता है। एंटिसिपेट ऑब्स्टेकल एंड डिवाइस कंटिजेंसी प्लान टू एड्रेस देम। आपको जो भी आपकी ऑब्स्टेकल्स हैं उन्हें एंटिसिपेट करना होता है और फिर उनको करेक्ट करने के लिए कि वो परेशानी हो ही ना, उसके लिए आपको कोई प्लान डिजाइन करना पड़ता है, इमरजेंसी प्लान या कंटिजेंसी प्लान। फिर नेक्स्ट होता है आपका स्टेक होल्डर एनालिसिस, तो आइडेंटिफाई एंड एनालाइज पोटेंशियल स्टेक होल्डर हु कैन कंट्रीब्यूट रिसोर्स और सपोर्ट द प्रोजेक्ट। फिर आपको क्या करना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है ऐसे स्टेक होल्डर जो आपको वो रिसोर्स प्रोवाइड करवा सकते हैं और आपको सपोर्ट कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। दिस इंक्लूड डोनर, पार्टनर, वॉलंटियर एंड अदर रिलेवेंट एंटिटी। इसके अंदर आपके कौन कौन आ जाते हैं स्टेक होल्डर में, डोनर्स आ जाते हैं, पार्टनर्स आ जाते हैं, वॉलंटियर्स आ जाते हैं और रिलेवेंट एंटिटीज जो भी हैं वो सारी इसके अंदर आ जाती हैं। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन, तो एग्जीक्यूट द रिसोर्स मोबिलाइजेशन प्लान अकॉर्डिंग टू द स्टेबलाइज्ड टाइमलाइन एंड बजट। फिर आपको क्या करना होता है, जो आपका रिसोर्स मोबिलाइजेशन प्लान एग्जीक्यूट हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको टाइमलाइन और बजट सेट करना होता है। दिस इन्वॉल्व एक्टिविटी सीकिंग एंड एक्वायरिंग द आइडेंटिफाई रिसोर्स। जो आपका आइडेंटिफाई रिसोर्स है उसे सीक आउट करना और एक्वायर करना इसके अंदर आता है आपका। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन एंड एंगेजमेंट, तो एंगेज विद स्टेक होल्डर एंड इफेक्टिवली कम्युनिकेट द ऑर्गेनाइजेशन गोल, मिशन एंड स्पेसिफिक नीड ऑफ द प्रोजेक्ट। आपको क्या करना होता है, स्टेक होल्डर के साथ एंगेज करना होता है और उन्हें इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, क्या मिशन है और क्या क्या स्पेसिफिक नीड्स हैं प्रोजेक्ट की। दिस इंक्लूड फंड रेजिंग, कैंपेनिंग, पार्टनरशिप डेवलपमेंट एंड कम्युनिटी आउटरीच। इसके अंदर आपकी क्या क्या चीजें आ जाती है कम्युनिकेशन में, फंड रेजिंग के थ्रू, कैंपेनिंग के थ्रू, पार्टनरशिप डेवलपमेंट और कम्युनिटी आउटरीच के थ्रू। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है एडेप्टेबिलिटी, तो बी फ्लेक्सिबल एंड एडेप्टिव टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। आपको कैसा रहना है, फ्लेक्सिबल रहना है, एडेप्टिव रहना है कि अगर कोई भी सर्कमस्टांसेस में चेंजेस आता है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडेप्ट कर सके, चेंज कर सके। एडजस्ट द रिसोर्स मोबिलाइजेशन स्ट्रेटेजी एज नीडेड बेस्ड ऑन फीडबैक, चैलेंज और न्यू अपॉर्चुनिटीज। इसके अंदर आपको क्या करना होता है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन स्ट्रेटेजी को एडजस्ट करना होता है अपनी फीडबैक, चैलेंजेस और न्यू अपॉर्चुनिटी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। फिर आता है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, तो कंटिन्यूअसली मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन एफर्ट। फिर आपको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना होता है जो आपके रिसोर्स मोबिलाइजेशन के एफर्ट्स हैं उन्हें। इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट स्ट्रेटेजी एंड मेक डाटा ड्राइवन डिसीजन टू ऑप्टिमाइज आउटकम। उसके बाद जो भी आपकी अलग अलग स्ट्रेटेजीज हैं उन्हें उनकी इफेक्टिवनेस को इवैल्यूएट करना होता है और उनसे रिलेटेड डिसीजन लेने होते हैं कि उनसे ऑप्टिमाइज आउटकम कैसे लिया जाए।
नेक्स्ट आता है फिर असेसमेंट ऑफ आउटकम, तो रिफ्लेक्ट ऑन द आउटकम एंड रिजल्ट ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन एफर्ट। इस फिर क्या होता है आपका, अब एक बार जो रिसोर्स है वो मोबिलाइज हो जाते हैं, आपका जो आउटकम है वो परफॉर्म हो जाता है, उसके बाद आपको जो आउटकम निकल कर आता है उसका असेसमेंट करना होता है। assess whether the organization achieved its goal and if the allocated resources were utilized effectively। इसमें अब ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ये असेस करती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल था वो अचीव हुआ है या नहीं हुआ, और जो रिसोर्सेज यूटिलाइज करे हैं वो इफेक्टिवली तरीके से यूटिलाइज हुए हैं या नहीं हुए। नेक्स्ट आता है लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट, तो आइडेंटिफाई लेसन लर्न फ्रॉम द रिसोर्स मोबिलाइजेशन साइकिल। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन को जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन की साइकिल हुई है उससे जो भी चीज सीख सकती है वो सीखनी चाहिए। डिटरमाइन व्हाट वर्कड वेल एंड व्हाट कुड बी इम्प्रूव्ड फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट, ये डिटरमाइन करना चाहिए कि क्या चीजें सही से हो गई हैं और क्या चीजें फ्यूचर में हम इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फीडबैक लूप, तो स्टेबलाइज द फीडबैक लूप दैट इनकॉर्पोरेट इनसाइट्स फ्रॉम द रिफ्लेक्शन फेज इनटू द प्लानिंग फेज ऑफ द फ्यूचर प्रोजेक्ट। दिस क्रिएट कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट साइकिल फॉर रिसोर्स मोबिलाइजेशन स्ट्रेटेजी। फीडबैक लूप की जो आपने परफॉर्म करा उसकी फीडबैक देखनी चाहिए, आपको क्या फीडबैक मिल रही है, जिससे आप आगे आने वाले फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए अच्छे से प्लानिंग कर पाए। नेक्स्ट है आपका डॉक्यूमेंटेशन, तो डॉक्यूमेंट द एंटायर रिसोर्स मोबिलाइजेशन साइकिल इंक्लूडिंग सक्सेस चैलेंज एंड लेसन लर्न। उसके बाद आपकी जो ये कंप्लीट रिसोर्स मोबिलाइजेशन साइकिल होती है उसे लास्ट स्टेप में आपको डॉक्यूमेंट करना होता है, जिसमें आपकी सक्सेस क्या रही, चैलेंज क्या रहा है और क्या क्या आपने सीखा, ये सारी चीजें लिखनी होती हैं। दिस डॉक्यूमेंटेशन सर्व एज वैल्यूएबल रिसोर्स फॉर फ्यूचर प्लानिंग एंड रेफरेंस। इससे क्या होता है, जो फ्यूचर में आपकी प्लानिंग होने वाली है उसके लिए रेफरेंस मिल जाती है, उसके लिए बेनिफिट मिलता है इसका। ठीक है, यहाँ तक था आपका ये रिसोर्स मोबिलाइजेशन का कंसेप्ट। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका, वो है आपका एंजल इन्वेस्टर्स का, कि एंजल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं। तो एंजल इन्वेस्टर्स आर इंडिविजुअल हु प्रोवाइड फाइनेंशियल बैकिंग टू द स्टार्टअप और अर्ली स्टेज कंपनी इन एक्सचेंज फॉर ओनरशिप इक्विटी इन द कंपनी। एंजल इन्वेस्टर्स वो इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि किसी स्टार्टअप की अर्ली स्टेज में क्या करते हैं, उस स्टार्टअप को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाते हैं और बदले में उनकी इक्विटी ले लेते हैं, ओनरशिप ले लेते हैं थोड़ी सी, तो वो कहलाते हैं आपके एंजल इन्वेस्टर्स। दे आर टिपिकली हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हु इन्वेस्ट देयर पर्सनल फंड इन प्रोमिसिंग एंटरप्रेन्योरियल वेंचर। ये कौन होते हैं, ज्यादातर ये जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं वो होते हैं जो कि अपने पर्सनल फंड को न्यू एंटरप्रेन्योरियल वेंचर में इन्वेस्ट कर देते हैं, उसमें अपना स्टेक ले लेते हैं, ओनरशिप ले लेते हैं। Angel investor play a crucial role in supporting and nurturing new business by providing not only capital but also mentorship, advice and valuable connection। ये जो एंजल इन्वेस्टर होते हैं ये क्रूशियल रोल प्ले करते हैं नए नए वेंचर्स को, नए नए बिजनेसेस को सपोर्ट करने में, ना कि सिर्फ कैपिटल के थ्रू बल्कि ये उन्हें मेंटरशिप, एडवाइस और अपने न्यू न्यू कनेक्शंस के साथ इंट्रोड्यूस भी करवाते हैं। कुछ की पॉइंट्स हैं एंजल इन्वेस्टर से रिलेटेड। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, तो एंजल इन्वेस्टर टिपिकली लुक फॉर द हाई ग्रोथ पोटेंशियल स्टार्टअप विद इनोवेटिव आइडिया, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम एंड क्लियर पैथ टू प्रॉफिटेबिलिटी। ये जो एंजल इन्वेस्टर होते हैं ये ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए देखते हैं जिनकी हाई ग्रोथ पोटेंशियल हो, इनोवेटिव आइडिया हो जिनका, और जिनकी एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम और क्लियर पैथ हो प्रॉफिटेबिलिटी का। They may also have specific industry preference or expertise that guide their investment decision। इनकी अपनी स्पेसिफिक इंडस्ट्री प्रेफरेंस होती है, अपनी एक्सपर्टीज होती है जो कि इनके इन्वेस्टमेंट डिसीजन को गाइड करती है। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर, तो एंजल इन्वेस्टमेंट आर यूजुअली मेड इन फॉर्म ऑफ कन्वर्टिबल डेट, इक्विटी फाइनेंसिंग और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ये जो एंजल इन्वेस्टमेंट करते हैं ये या तो डेट के थ्रू करते हैं या इक्विटी के थ्रू करते हैं या दोनों थोड़ी थोड़ी करते हैं। The term of investment including valuation, ownership, exit strategy are negotiated between the investor and the entrepreneur। और इनकी जो टर्म्स होती हैं इन्वेस्टमेंट की, कि वैल्यूएशन क्या होगा, क्या ओनरशिप का स्टेक रहने वाला है, एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या होगी, ये दोनों के बीच में म्यूचुअली एग्रीमेंट के थ्रू डिसाइड होती हैं। नेक्स्ट है रिस्क एंड रिटर्न, तो एंजल इन्वेस्टिंग इज कंसीडर्ड हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड एंड मैनी स्टार्टअप आर फेल टू अचीव सक्सेस। जो ये आपका एंजल इन्वेस्टिंग होता है ये हाई रिस्क होता है, इसमें रिवॉर्ड भी बहुत ज्यादा हाई होता है और कई सारे स्टार्टअप फेल हो जाते हैं सक्सेस अचीव करने में, इस वजह से इसमें रिस्क भी ज्यादा है और रिवॉर्ड भी ज्यादा होता है। एंजल इन्वेस्टर अंडरस्टैंड द रिस्क इन्वॉल्व्ड एंड आर प्रिपेयर टू लूज देयर इन्वेस्टमेंट इन एक्सचेंज फॉर पोटेंशियल फॉर सिग्निफिकेंट रिटर्न इफ द कंपनी सक्सीड। तो जो एंजल इन्वेस्टर होते हैं वो रिस्क इन्वॉल्व होता है उसे समझते हैं और तैयार होते हैं
अपने फंड को लूज करने में, लेकिन वो रिस्क लेकर ये भी हो सकता है कि अगर वो स्टार्टअप सक्सीड हो जाता है तो उन्हें बहुत ज्यादा रिटर्न भी मिल जाता है। फिर है वैल्यू एडेड सपोर्ट। तो इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग कैपिटल, एंजल इन्वेस्टर ऑफन ऑफर स्ट्रेटेजिक गाइडेंस, इंडस्ट्री एक्सपर्टीज एंड नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी टू हेल्प स्टार्टअप ग्रो एंड सक्सीड। सिर्फ कैपिटल के अलावा ये जो एंजल स्टार्टअप होते एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, ये इन्हें क्या गाइडेंस भी प्रोवाइड करवाते हैं, इंडस्ट्री से रिलेटेड एक्सपर्टीज प्रोवाइड करवाते हैं, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी देते हैं, जिससे ये स्टार्टअप अपने आप को ग्रो कर पाए और सक्सीड हो जाए। दे में ऑल्सो सर्व ऑन द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एडवाइजरी बोर्ड। ये कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एडवाइजरी बोर्ड भी बनकर भी काम करते हैं कई बार। नेक्स्ट है एग्जिट स्ट्रेटेजी। तो एंजल इन्वेस्टर टिपिकली एक्सपेक्ट अ रिटर्न ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट विद इन अ सर्टेन टाइम फ्रेम, ऑफन थ्रू एन एक्विजिशन, इनिशियल पब्लिक ऑफर और बाय आउट। जो एंजल इन्वेस्टर होते हैं ये ज्यादातर क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि इन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न मिल जाएगा एक सर्टेन टाइम फ्रेम में, या तो इनिशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू, या एक्विजिशन के थ्रू, या बाय आउट के थ्रू। दे में ऑल्सो हैव प्रोविजन इन प्लेस टू प्रोटेक्ट देयर इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योर दे हैव से इन की डिसीजन। और इनके पास एक तरीके की प्रोविजन होती है, ये की डिसीजंस लेते हैं उस टाइम तक जब तक कि इनकी इन्वेस्टमेंट इन्हें नहीं मिल जाती है रिटर्न होकर। फिर आपका एंजल नेटवर्क। तो मेनी एंजल इन्वेस्टर आर पार्ट ऑफ फॉर्मल और इनफॉर्मल नेटवर्क दैट फैसिलिटेट डील फ्लो, ड्यू डिलीजेंस एंड को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। ज्यादातर जो एंजल इन्वेस्टर होते हैं वो पार्ट होते हैं किसी फॉर्मल या इनफॉर्मल एंजल नेटवर्क का, जो कि इनकी डील फ्लो को देखते हैं, ड्यू डिलीजेंस को देखते हैं और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं। These network provide a platform for investor to collaborate, share resource and access a broader range of investment opportunity। ये प्लेटफॉर्म क्या प्रोवाइड करवाते हैं इन्हें, मतलब ये जो नेटवर्क होता है ये इन्हें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं इन्वेस्टर को कि ये कोलैबोरेट कर पाए, शेयर कर पाए अपने रिसोर्सेज को और एक ब्रॉडर रेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को टैकल कर पाए। तो ये कंसेप्ट था आपका एंजल इन्वेस्टर्स का कि ये कौन होते हैं और इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स एक तरीके की होती हैं। नेक्स्ट आता है आपका वेंचर कैपिटल क्या होता है। तो वेंचर कैपिटल इज अ फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग प्रोवाइड बाय इन्वेस्टर टू स्टार्टअप एंड स्मॉल बिजनेस दैट आर डीम्ड टू हैव हाई ग्रोथ पोटेंशियल। वेंचर कैपिटल भी एक तरीके की फाइनेंसिंग है जो कि इन्वेस्टर्स प्रोवाइड करवाते हैं स्मॉल स्टार्टअप और न्यू स्टार्टअप्स को जिनके अंदर हाई ग्रोथ पोटेंशियल होती है उन्हें। वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्ट इन दीज कंपनीज इन एक्सचेंज ऑफ इक्विटी ओनरशिप विद गोल ऑफ अचीविंग सिग्निफिकेंट रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो इन कंपनीज के अंदर क्यों इन्वेस्ट करते हैं, ताकि एक तो इन्हें बदले में इक्विटी मिल जाती है, ओनरशिप मिल जाती है, और साथ में इनका गोल ये भी होता है कि जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है उस पर इन्हें एक सिग्निफिकेंट रिटर्न मिले। तो इस वजह से ये वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्ट करते हैं। फीचर्स क्या क्या होते हैं, सबसे पहले हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट होती है। तो वेंचर कैपिटल इज कंसीडर्ड हाई रिस्क एज मेनी स्टार्टअप फेल टू सक्सीड। हाई रिस्क होता है क्योंकि ज्यादातर जो स्टार्टअप होते हैं वो फेल हो जाते हैं, सक्सीड नहीं कर पाते। Venture capitalists are aware of this risk and typically invest in portfolio of company to diversify their risk। तो जो ये वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो ज्यादातर इसी टाइप की कंपनीज के पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं और अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर देते हैं। फिर आता है इक्विटी स्टेक। तो वेंचर कैपिटलिस्ट रिसीव एन ओनरशिप स्टेक इन द कंपनी इन एक्सचेंज ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं उन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट के बदले ओनरशिप का स्टेक मिल जाता है कंपनी के अंदर। This give them a say in company's strategic decision and potential for significant return if the company succeed। ये क्या देता है इन्हें, एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन देता है कंपनी के बारे में कि या तो इन्हें बहुत ज्यादा रिस्क मिलेगा और अगर कंपनी सक्सीड हो जाती है तो एक बहुत अच्छा रिटर्न भी इन्हें मिल जाएगा। नेक्स्ट है वैल्यू एडेड सपोर्ट। तो इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग कैपिटल, वेंचर कैपिटलिस्ट ऑफन ऑफर स्ट्रेटेजिक गाइडेंस, इंडस्ट्री एक्सपर्टीज एंड नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी टू हेल्प स्टार्टअप ग्रो एंड स्केल। अब कैपिटल के अलावा जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो इन्हें स्ट्रेटेजिक गाइडेंस, इंडस्ट्री की एक्सपर्टीज, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी और कई सारे तरीके की ग्रो और स्केल करने के तरीके प्रोवाइड करवाते हैं। फिर है एग्जिट स्ट्रेटेजी। तो वेंचर कैपिटलिस्ट टिपिकली लुक फॉर एन एग्जिट स्ट्रेटेजी विद इन अ सर्टेन टाइम फ्रेम सच एज थ्रू एक्विजिशन, आईपीओ और बायआउट टू रियलाइज देयर इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न। वेंचर कैपिटलिस्ट ज्यादातर क्या देखते हैं कि उन्हें एक एग्जिट स्ट्रेटेजी साथ में मिले जिससे वो एक टाइम फ्रेम के बाद उस बिजनेस से एग्जिट कर सकें, या तो एक्विजिशन या आईपीओ या किसी भी तरीके से उन्हें एग्जिट मिल जाए उस बिजनेस से। इस तरीके के बिजनेस में इन्वेस्ट करना इंटरेस्टेड रखते हैं ये। नेक्स्ट है आपका बेनिफिट क्या क्या होते हैं वेंचर कैपिटल के। तो पहला आएगा एक्सेस टू कैपिटल।
तो वेंचर कैपिटल प्रोवाइड स्टार्टअप विद एक्सेस टू सिग्निफिकेंट फंडिंग दैट कैन फ्यूल ग्रोथ, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मार्केट एक्सपेंशन। वेंचर कैपिटल क्या करते हैं, एक जो ये स्टार्टअप होते हैं उन्हें सिग्निफिकेंट फंडिंग प्रोवाइड करवाते हैं जिससे उनकी ग्रोथ हो पाती है, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट हो पाता है और उनकी मार्केट का भी एक्सपेंशन हो पाता है। फिर एक्सपर्टीज एंड नेटवर्क, तो वेंचर कैपिटल ब्रिंग वैल्यूएबल इंडस्ट्री एक्सपर्टीज, कनेक्शन एंड मेंटरशिप टू हेल्प स्टार्टअप नेविगेट चैलेंजेस एंड कैपिटलाइज ऑन अपॉर्चुनिटी। वेंचर कैपिटलिस्ट क्या करते हैं, वैल्यूएबल इंडस्ट्री एक्सपर्टीज, कनेक्शंस और मेंटरशिप प्रोवाइड करवाते हैं स्टार्टअप को जिससे वो अपने चैलेंजेस को नेविगेट कर पाते हैं और अपॉर्चुनिटीज को कैपिटलाइज कर पाते हैं। फिर है वैलिडेशन, तो सिक्योरिंग वेंचर कैपिटल फंडिंग कैन वैलिडेट अ स्टार्टअप बिजनेस मॉडल एंड पोटेंशियल, मेक इट मोर अट्रैक्टिव एंड अदर इन्वेस्टर, कस्टमर एंड पार्टनर। एक अच्छी वेंचर कैपिटल फंडिंग जो होती है वो एक स्टार्टअप को बाकी उस से अट्रैक्टिव बना देती है एज कंपेयर टू देयर बाकी इन्वेस्टर के कंपैरिजन में, बाकी कस्टमर और पार्टनर के कंपैरिजन में। ठीक है, फिर आता है आपका ड्रॉबैक क्या क्या होते हैं वेंचर कैपिटल के। तो सबसे पहले लॉस ऑफ कंट्रोल, तो एक्सेप्टिंग वेंचर कैपिटल फंडिंग मींस गिविंग अ पोर्शन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द कंपनी टू द इन्वेस्टर हु मे हैव डिफरेंट प्रायोरिटीज एंड ऑब्जेक्टिव। इसमें लॉस ऑफ कंट्रोल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि अगर आप वेंचर कैपिटल से फंडिंग ले रहे हो तो इसका मतलब है आप इन्वेस्टर को अपनी ओनरशिप का हिस्सा दे रहे हो, जिससे क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है कि जिस इन्वेस्टर को आप अपना हिस्सा दे रहे हो उसकी प्रायोरिटीज कुछ और हो, ऑब्जेक्टिव कुछ और हो। नेक्स्ट है प्रेशर फॉर ग्रोथ, तो वेंचर कैपिटल टिपिकली एक्सपेक्ट हाई ग्रोथ एंड क्विक रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट which can put pressure on startup to scale rapidly, sometime at expense of long term sustainability। जो वेंचर कैपिटल होते हैं वो ज्यादातर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें हाई ग्रोथ मिले और क्विक रिटर्न मिले उनके इन्वेस्टमेंट पर, जिससे क्या होता है जो आपके स्टार्टअप होते हैं उनके ऊपर प्रेशर बन जाता है और वो जल्दी उन्हें रिटर्न देने के चक्कर में अपने लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को लॉस कर लेते हैं। फिर है आपका एग्जिट एक्सपेक्टेशन, तो वेंचर कैपिटलिस्ट हैव स्पेसिफिक टाइमलीनेस फॉर एग्जिट एंड रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट व्हिच मे नॉट अलाइन विद द फाउंडर विजन और कंपनीज नेचुरल ग्रोथ ट्रेजेक्टरी। क्या बोला है कि जो ये वेंचर कैपिटल होते हैं इनकी अपनी स्पेसिफिक टाइमलीनेस होती है जिनके बाद इन्हें एग्जिट चाहिए होता है, लेकिन जो आपका स्टार्टअप होता है उसका अपना अलग कंपनी का नेचर होता है, ग्रोथ का अलग ट्रेजेक्टरी होती है, अलग विजन होता है, जिसकी वजह से ये दोनों अलाइन नहीं कर पाते हैं और ये भी एक इसका ड्रॉबैक बन जाता है। ये कंसेप्ट था आपका वेंचर कैपिटल का। नेक्स्ट कंसेप्ट जो हैगा वो हैगा आपका बिजनेस इंक्यूबेटर्स का, कि बिजनेस इंक्यूबेटर्स कौन होते हैं। तो बिजनेस इंक्यूबेटर्स आर प्रोग्राम डिजाइन टू सपोर्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अर्ली स्टेज स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योर। बिजनेस इंक्यूबेटर्स एक तरीके के प्रोग्राम्स होते हैं जो कि इसलिए बनाए जाते हैं जो अर्ली स्टेज के स्टार्टअप होते हैं या एंटरप्रेन्योर होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए ये बनाए जाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं इन बिजनेस इंक्यूबेटर्स। They provide a range of resources including office space, mentorship, networking opportunity, access to funding and business support service to help startup succeed। इसके अंदर ये कई सारी तरीके की चीजें प्रोवाइड करवाते हैं, रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं, ऑफिस स्पेस प्रोवाइड करवाते हैं, मेंटरशिप, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी, एक्सेस टू फंडिंग एंड बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज, ये सारी चीजें प्रोवाइड करवाते हैं जिससे वो स्टार्टअप सक्सीड कर पाए। Business incubator typically operate for a fixed period such as 1 or 2 3 years during which startup receive support to build their business and achieve milestone। जो ये बिजनेस इंक्यूबेटर्स होते हैं ये एक फिक्स्ड पीरियड के लिए होते हैं जो कि जनरली 1 से 3 साल का होता है, जिसके अंदर ये स्टार्टअप को सपोर्ट करते हैं और उन्हें सक्सीड करवाते हैं। टाइप्स क्या क्या होते हैं आपके बिजनेस इंक्यूबेटर्स के। तो पहला टाइप होता है कॉर्पोरेट इंक्यूबेटर्स। Corporate incubator are established by large companies to support innovation and entrepreneurship within their organization। Corporate incubators क्या होते हैं, जो large companies होती हैं वो अपने organization के अंदर ऐसे प्रोग्राम स्टेबलाइज करती हैं जो कि उनकी organization की innovation और entrepreneurship को एक तरीके से improve करे, support करे। They provide resources, funding and mentorship to internal or external startup working on technology और solution relevant to corporate partner business। वो फंडिंग प्रोवाइड करवाते हैं, रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं, मेंटरशिप प्रोवाइड करवाते हैं उन सारी टेक्नोलॉजी और सॉल्यूशन को जो कि उनके बिजनेस के लिए जरूरी है और उन पर रिसर्च जो कर रहे हैं उन्हें। सेकंड तरीके के होते हैं आपके ट्रेडिशनल इंक्यूबेटर्स। तो ट्रेडिशनल बिजनेस इंक्यूबेटर्स ऑफर फिजिकल ऑफिस स्पेस, शेयर्ड फैसिलिटी एंड सपोर्ट सर्विसेज टू द स्टार्टअप।
ट्रेडिशनल इंक्यूबेटर्स कौन होते हैं? ऐसे इंक्यूबेटर जो कि फिजिकल ऑफिस स्पेस प्रोवाइड करवाएं, शेयर्ड फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएं और सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करवाएं स्टार्टअप को। दे ऑफन फोकस ऑन स्पेसिफिक इंडस्ट्री और सेक्टर एंड प्रोवाइड मेंटरशिप, ट्रेनिंग एंड नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी टू हेल्प स्टार्टअप ग्रो। ये क्या करते हैं? फोकस करते हैं स्पेसिफिक इंडस्ट्री या सेक्टर पर, जिसके अंदर वो उन्हें मेंटरशिप, ट्रेनिंग और नेटवर्किंग प्रोवाइड करवाते हैं जिससे वो स्टार्टअप ग्रो कर पाए। नेक्स्ट होता है गवर्नमेंट इंक्यूबेटर्स। तो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड इंक्यूबेटर्स आर सपोर्टेड बाय पब्लिक एजेंसीज और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जो गवर्नमेंट सपोर्टेड स्पॉन्सर्ड इंक्यूबेटर्स होते हैं वो उन्हें कौन सपोर्ट करता है? पब्लिक एजेंसीज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। दे प्रोवाइड फंडिंग, रिसोर्स एंड सपोर्ट सर्विस टू स्टार्टअप इन स्पेसिफिक सेक्टर रीजन टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनोवेशन। ये क्या करते हैं? फंडिंग, मेंटरशिप और गाइडेंस प्रोवाइड करवाते हैं कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स के अंदर, जिससे क्या हो, इकोनॉमी की ग्रोथ हो और उसमें इनोवेशन आए उन्हें। नेक्स्ट होता है आपका सोशल इंपैक्ट इंक्यूबेटर्स। तो सोशल इंपैक्ट ऑन नॉन प्रॉफिट इंक्यूबेटर फोकस ऑन सपोर्टिंग स्टार्टअप दैट एम टू क्रिएट पॉजिटिव सोशल और एनवायरमेंटल चेंज। सोशल इंपैक्ट ऑन नॉन प्रॉफिट इंक्यूबेटर्स कौन होते हैं? जो कि फोकस करते हैं किस चीज पर? सपोर्टिंग स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने में, जिनका एम क्या होता है? पॉजिटिव सोशल और एनवायरमेंटल चेंज क्रिएट करना जिनका एम होता है। दे प्रोवाइड रिसोर्स, मेंटरशिप एंड फंडिंग टू सोशल एंटरप्राइज एंड इम्पैक्ट ड्राइवन स्टार्टअप टू एड्रेस प्रेसिंग सोसाइटियल इशू। ये उन्हें फंडिंग वगैरह सारी चीजें प्रोवाइड करवाते हैं, नॉलेज, स्किल सारी चीजें प्रोवाइड करवाते हैं जिससे वो सोसाइटी के लिए वर्क कर सके। लास्ट होगा आपका वर्चुअल इंक्यूबेटर्स। तो वर्चुअल और ऑनलाइन इंक्यूबेटर प्रोवाइड सपोर्ट टू स्टार्टअप रिमोटली विदाउट द नीड फॉर फिजिकल लोकेशन। ऐसे इंक्यूबेटर जो कि वर्चुअली अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाएं स्टार्टअप को, फिजिकली ना जाने की जरूरत पड़े, तो उन्हें कहा जाता है आपका वर्चुअल इंक्यूबेटर्स। दे ऑफर रिसोर्स सच एज ऑनलाइन मेंटरशिप, वेबिनार, वर्चुअल नेटवर्किंग इवेंट एंड एक्सेस टू टूल एंड सर्विस टू हेल्प स्टार्टअप बिल्ड देयर बिजनेस। ये क्या करवाते हैं? वर्चुअली ऑनलाइन तरीके से मेंटरशिप वेबिनार्स प्रोवाइड करवाते हैं, वर्चुअल नेटवर्किंग प्रोवाइड करवाते हैं और एक्सेस देते हैं टूल्स की, जिससे क्या हो, स्टार्टअप जो है वो सक्सीड हो पाए। तो ये होते हैं आपके 6 तरीके के इंक्यूबेटर्स। नेक्स्ट है आपका अरेंजमेंट ऑफ फंड की। जो यहाँ तक आपका ये इंक्यूबेटर का कंसेप्ट खत्म हो गया। अब बात आती है कि अगर आपको फंड अरेंज करना है तो आप कैसे करेंगे। अरेंजमेंट ऑफ फंड रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज इन सच वे दैट इंश्योर दे आर यूज्ड इन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली वे। अरेंजमेंट ऑफ फंड क्या होता है? एक प्रोसेस है जिसके अंदर आप फाइनेंशियल रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करते हैं, मैनेज करते हैं इस तरीके से कि उनका इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज हो, उसे कहा जाता है आपका अरेंजमेंट ऑफ फंड। This can involve budgeting, allocating fund to different project or department, mentoring expenses and making strategic decision about how to best utilize available resources। इसके अंदर आपका क्या क्या आ जाता है? बजट बनाना, फंड्स को एलोकेट करना डिफरेंट प्रोजेक्ट में, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, एक्सपेंसेस को मॉनिटर करना और स्ट्रेटेजिक डिसीजन क्रिएट करना कि किस तरीके से इन अवेलेबल रिसोर्सेज को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है। Proper arrangement of fund is crucial for success of any organization or project as it helps to ensure that financial goals are met and their resources are used in responsible and sustainable manner। फंड्स का प्रॉपर अरेंजमेंट जरूरी है क्योंकि इससे एक ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस डिपेंड करती है इस पर, और ये हेल्प करता है फाइनेंशियल गोल को मीट आउट करने में, जिससे क्या हो, दैट रिसोर्सेज आर यूज्ड, जिससे ये पता लगता है कि जो हमने रिसोर्सेज यूज करे हैं वो एक रिस्पॉन्सिबल और सस्टेनेबल तरीके से रिसोर्सेज का यूज करा है। तो ये कंसेप्ट कहलाता है आपका अरेंजमेंट ऑफ फंड्स का। नेक्स्ट आता है आपका राइटिंग अ फंडिंग प्रपोजल। अगर आप एक फंडिंग के लिए प्रपोजल दे रहे हो तो उसके लिए आपको किस तरीके से लिखना होगा। तो राइटिंग अ फंडिंग प्रपोजल इज एन इंपॉर्टेंट स्किल फॉर एन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन सीकिंग फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर देयर प्रोजेक्ट और इनिशिएटिव। हियर आर सम की स्टेप्स टू कंसीडर व्हेन राइटिंग अ फंडिंग प्रपोजल। एक फंडिंग प्रपोजल लिखते समय आपको किस किस स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग योर ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोजेक्ट एंड प्रोवाइडिंग अ ब्रीफ ओवरव्यू व्हाट द प्रपोजल इज अबाउट। सबसे पहले आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इंट्रोड्यूस करना है, उसके बाद आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू देना है कि आपका प्रपोजल क्या है, प्रोजेक्ट क्या है। फिर प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन। तो क्लियरली आउटलाइन द गोल, ऑब्जेक्टिव एंड एक्टिविटी ऑफ प्रोजेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको बताना है गोल, ऑब्जेक्टिव और एक्टिविटीज क्या है आपके प्रोजेक्ट की। एक्सप्लेन व्हाई द प्रोजेक्ट इज इंपॉर्टेंट एंड हाउ इट अलाइन विद द फाउंडर बिजनेस। और एक्सप्लेन करना है कि प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट क्यों है और ये फंडर्स के बिजनेस से की क्या प्रायोरिटीज हैं, मतलब जिससे आप फंड मांग रहे हैं उस बिजनेस से किस तरीके से ये रिलेटेड है।
नेक्स्ट है नीड स्टेटमेंट, तो प्रेजेंट कंपेलिंग केस फॉर व्हाई फंडिंग इज नीडेड फॉर द प्रोजेक्ट। ए फिर आपको क्या बताना है थर्ड स्टेप में कि आपको प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग क्यों चाहिए। डिस्क्राइब द प्रॉब्लम और नीड दैट द प्रोजेक्ट एम टू एड्रेस एंड एक्सप्लेन व्हाई इट इज सिग्निफिकेंट। इसके अंदर आपको डिस्क्राइब करनी है प्रॉब्लम्स को और नीड्स को जिससे आप प्रोजेक्ट को एड्रेस कर पाए और उसकी क्या सिग्निफिकेंट है ये एक्सप्लेन कर पाए। नेक्स्ट है टारगेट ऑडियंस, तो क्लियरली डिफाइन द टारगेट ऑडियंस ऑफ बेनिफिशियरी ऑफ द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट स्टेप में आपको बताना है कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, कौन किसको इस प्रोजेक्ट से बेनिफिट होने वाला है। एक्सप्लेन हाउ दे विल बेनिफिट फ्रॉम द प्रोजेक्ट एंड व्हाट व्हाई आर दे डिजर्विंग ऑफ सपोर्ट, कि उन्हें क्या बेनिफिट होगा और उन्हें क्या सपोर्ट चाहिए। नेक्स्ट है बजट, तो प्रोवाइड अ डिटेल बजट फॉर द प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग ऑल एक्सपेंस एंड सोर्स ऑफ इनकम। फिर आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, एक डिटेल बजट प्रोवाइड करवाना है प्रोजेक्ट का कि क्या क्या एंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस हैं और क्या कहाँ से आपकी इनकम आएगी। क्लियरली आउटलाइन हाउ द फंड विल बी यूज्ड एंड डेमोन्स्ट्रेट द प्रोजेक्ट इज फाइनेंशियली फिजिबल, और क्लियरली बताना है कि फंड किस तरीके से यूज करे जाएंगे जिससे ये समझा जाए कि प्रोजेक्ट है वो फाइनेंशियली फिजिबल होगा। नेक्स्ट है आपका सस्टेनेबिलिटी प्लान, तो एक्सप्लेन हाउ द प्रोजेक्ट विल सस्टेन बियॉन्ड द फंडिंग पीरियड, आउटलाइन एनी प्लान जनरेटिंग इनकम, सिक्योरिंग एडिशनल फंडिंग और बिल्डिंग पार्टनरशिप। फिर आपको ये एक्सप्लेन करना है कि जब प्रोजेक्ट की फंडिंग का पीरियड खत्म हो जाएगा उसके बाद जो आपका प्रोजेक्ट है वो किस तरीके से सस्टेन करेगा, जिसके अंदर आपने हो सकता है इनकम जनरेट होने लगे आपकी या एडिशनल फंडिंग ले आप कहीं से या फिर पार्टनरशिप वगैरह करें, वो किसी भी तरीके से जो भी होगा वो चीज के बारे में बताना है। फिर है इवैल्यूएशन ऑफ प्लान, तो डिस्क्राइब हाउ द सक्सेस ऑफ प्रोजेक्ट विल बी मेजर्ड एंड इवैल्यूएटेड। ये बताना है आपको कि जो आपका प्रोजेक्ट है उसकी सक्सेस किस तरीके से मेजर करी जाएगी, किस तरीके से इवैल्यूएट करी जाएगी। आउटलाइन स्पेसिफिक इंडिकेटर और मैट्रिक्स दैट विल यूज टू असेस द इम्पैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट, और आपको ऐसे इंडिकेटर्स ढूंढने हैं जो कि आपके प्रोजेक्ट के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका स्टेप ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी, तो हाईलाइट योर ऑर्गेनाइजेशन एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज एंड ट्रैक रिकॉर्ड इन इंप्लीमेंटिंग सिमिलर प्रोजेक्ट। उसके बाद आपको हाईलाइट करना है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस क्या है, क्या एक्सपर्टीज है और क्या उसका ट्रैक रहा है इस टाइप के पहले भी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने में। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट दी की स्टाफ मेंबर एंड पार्टनर इन्वॉल्व इन प्रोजेक्ट। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन से स्टाफ मेंबर और कौन कौन से पार्टनर इन्वॉल्व होंगे उनके बारे में बताना है। फिर है कंक्लूजन, तो समराइज द की पॉइंट ऑफ द प्रपोजल एंड मेक अ कंपेलिंग केस फॉर व्हाई द फाउंडर शुड सपोर्ट योर प्रोजेक्ट। उसके बाद आपको समराइज करना है की पॉइंट्स को और ये बताना है, कंपेल करना है कि क्यों जो फंडर है वो आपके प्रोजेक्ट को क्यों सपोर्ट करे। फिर आता है आपका अटैचमेंट, तो इंक्लूड एनी एडिशनल डॉक्यूमेंट और सपोर्टिंग मटेरियल स्ट्रेंथन योर प्रपोजल सच एज लेटर ऑफ सपोर्ट, रिज्यूम ऑफ की स्टाफ मेंबर और प्रोजेक्ट टाइमलीनेस। फिर आपको क्या करना है, एडिशनल डॉक्यूमेंट, सपोर्ट मटेरियल या ऐसी चीजें जो भी आपके प्रोजेक्ट को और मजबूत बनाए, प्रपोजल को और मजबूत बनाए, उन्हें इंक्लूड करना है, जिसके अंदर आपका लेटर ऑफ सपोर्ट आ जाएगा, रिज्यूम आ जाएगा की स्टाफ मेंबर का या फिर प्रोजेक्ट टाइमलीनेस, ये सारी चीजें आपकी आ जाती हैं। ठीक है, लास्ट कंसेप्ट बचा है आपका इस यूनिट का। थोड़ी सी लंबी हो रही है वीडियो, कोई बात नहीं, इसके बाद आपकी ये यूनिट खत्म हो जाएगी, इसलिए मैंने थोड़ी सी लंबी वीडियो बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग की जो ये फाइनेंसिंग है उसके ट्रेडिशनल तरीके क्या थे। तो ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग रेफर्स टू मोर कन्वेंशनल वे दैट इंडिविजुअल बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन कैन सिक्योर फंडिंग फॉर द प्रोजेक्ट और इनिशिएटिव। की ट्रेडिशनल क्या तरीके थे, जब कोई इंडिविजुअल या बिजनेस अपने स्टार्टअप या बिजनेस के लिए फंडिंग रेज किस तरीके से करता था। पहला था बैंक लोन, तो वन ऑफ द मोस्ट ट्रेडिशनल फोर्स ऑफ फाइनेंसिंग वर वेयर इंडिविजुअल और बिजनेस borrow money from a bank or a financial institution and repay it over a time with interest। वन ऑफ द जो ट्रेडिशनल वे है वो आपका फंडिंग का क्या रहा है, बैंक लोन रहा है। इंडिविजुअल बैंक से लोन ले लेते थे और फिर टाइम टू टाइम उसकी इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करके उसे रिपे करते थे। नेक्स्ट है पर्सनल सेविंग, तो यूजिंग पर्सनल सेविंग और इन्वेस्टमेंट टू फंड अ प्रोजेक्ट और बिजनेस वेंचर इज द कॉमन वे टू फाइनेंस इनिशिएटिव विदाउट टेकिंग अ डेट। जो डेट नहीं लेना चाहता, अगर उसके पास पर्सनल सेविंग है तो अपनी पर्सनल सेविंग का यूज करके अपने प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर सकता है, अपने बिजनेस को फाइनेंस कर सकता है। फिर क्राउड फंडिंग होती है। क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म अलाउ इंडिविजुअल टू ऑर्गेनाइजेशन टू रेज फंड फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आउट ऑनलाइन। ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है क्राउड फंडिंग के अंदर, जिसके पर आकर जो इंडिविजुअल होते हैं वो अपनी कंपनी के लिए ऑनलाइन फंडिंग रेज कर सकते हैं। दिस कैन बी डन थ्रू डोनेशन, रिवॉर्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग, इक्विटी क्राउड फंडिंग और पीर टू पीर लैंडिंग। इसके अंदर कई सारे तरीके होते हैं, डोनेशन के थ्रू, रिवॉर्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग
इक्विटी, क्राउड फंडिंग या फिर कोई और। फिर आता है आपका नेक्स्ट तरीका लाइन ऑफ क्रेडिट। तो लाइन ऑफ क्रेडिट इज अ फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग दैट अलाउ इंडिविजुअल और बिजनेस टू बोरो फंड अप टू अ प्री डिटरमाइंड लिमिट। इंटरेस्ट इज ओनली पेड ऑन द अमाउंट बोरोड। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या है? जब आप एक लिमिट ले लेते हैं बैंक वगैरह से, जहां तक आप अपनी अमाउंट बोरो कर सकते हैं बैंक से विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, तो उसे कहा जाता है लाइन ऑफ क्रेडिट, जिसमें आपको फिर बाद में सिर्फ जितनी अमाउंट आपने बोरो ली होती है उसके ऊपर ही इंटरेस्ट देना होता है। फिर होता है आपका ट्रेड क्रेडिट। तो ट्रेड क्रेडिट इज अ फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग वेयर सप्लायर अलाउ बायर टू परचेज गुड्स और सर्विस ऑन क्रेडिट टर्म टिपिकली विद अ स्पेसिफाइड पीरियड फॉर रिपेमेंट। ट्रेड क्रेडिट क्या होता है? जिसके अंदर सप्लायर अलाउ करता है बायर को गुड्स क्रेडिट पर परचेज करने के लिए एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। नेक्स्ट है फैक्टरिंग। तो फैक्टरिंग इन्वॉल्व सेलिंग अकाउंट रिसीवेबल टू अ थर्ड पार्टी एट अ डिस्काउंट इन एक्सचेंज फॉर इमीडिएट कैश। जब हम क्या करें, अपने जो हमारे ट्रेड रिसीवेबल है उसे किसी थर्ड पार्टी को सेल कर दें, डिस्काउंट पर उन्हें सेल कर दें, तो वो कहलाता है आपका क्या? फैक्टरिंग कहलाता है, जिसके लिए वो चार्ज करता है फैक्टर। दिस कैन हेल्प बिजनेस इंप्रूव कैश फ्लो एंड एसेस वर्किंग कैपिटल। ये किस लिए करा जाता है? वर्किंग कैपिटल मेंटेन करने के लिए ये किया जाता है। नेक्स्ट रहेगा आपका ट्रेडिशनल इक्विटी फाइनेंसिंग। तो ये तो हमने देखा कन्वेंशनल जो थे आपके। ट्रेडिशनल इक्विटी फाइनेंसिंग क्या होता है? तो ट्रेडिशनल इक्विटी फाइनेंसिंग इन्वॉल्व सेलिंग शेयर ऑफ ओनरशिप ऑफ अ कंपनी इन एक्सचेंज फॉर कैपिटल। जब कंपनी के शेयर्स को सेल कर दिया जाए कैपिटल रेज करने के लिए, तो वो कहलाता है आपका ट्रेडिशनल इक्विटी फाइनेंसिंग। दिस कैन डन थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट। ये किस किस तरीके से किया जा सकता है? प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू, आईपीओ के थ्रू या सेकेंडरी ऑफरिंग के थ्रू। तो ये कंसेप्ट था आपका किस चीज का, कि जो आपके ये ट्रेडिशनल सोर्सेज होते हैं फाइनेंस के वो क्या क्या होते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर आपकी यूनिट नंबर 4 कंप्लीट हो जाती है। इसके अलावा आपको इस यूनिट में और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। होप सो आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।